नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, अर्थव्यवस्था विषय के क्रम में आज हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विनिमय दर। विनिमय दर को हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि विनिमय दर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विनिमय दर क्या है, इसको हम परिचय में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कि विनिमय दर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विनिमय दर के प्रकार क्या क्या होते हैं। साथियों, एग्जाम में अक्सर ये पूछ दिया जाता है, और पीसीएस के एग्जामों में, खासकर वनडे के एग्जामों में भी कभी कभी ये चीजें पूछ दी जाती है कि नीर क्या होता है, नीर क्या होता है, रीर क्या होता है। इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार में भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विनिमय दर के और कितने प्रकार होते हैं। जैसे प्रबंधित विनिमय दर, स्टेबल विनिमय दर, मतलब स्थिर विनिमय दर, एक तैरती हुई विनिमय दर आती है, और एक उदारीकृत विनिमय दर होती है। इन सबको हम इसके प्रकार में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे कि भारत में विनिमय दर कैसे कैसे अपनाया गया है, भारत में विनिमय दर प्रणाली क्या है, भारत में विनिमय दर की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, वो है हमारा डिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन। मतलब कि रुपए का अवमूल्यन और अधिमूल्यन। रुपए के मूल्य को कैसे कम होता है, कैसे अधिक होता है, ये चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव कैसे आता है, रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव क्या होता है, और रुपए का अधिमूल्यन और अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन क्या होता है। और इसी से रिलेटेड दो दो महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं। इसका एक का नाम है मूल्य वृद्धि और एक का नाम है मूल्यह्रास। इसको यहीं पे हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रुपीज, कि कितने रुपए की पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता, एक दूसरे के रूप में बदलाव, जो बदलने की जो होती है, जैसे $1 बराबर 70 रुपया, $1 बराबर 80 रुपया, ये किस तरीके से परिवर्तनीय होती है। मुद्रा की पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता, एक दूसरे में अदला बदली जो होती है, वो किस प्रकार से होती है, हम वहां यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में फेरा और फेमा क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट आखिर में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग चैप्टर का नाम दीजिएगा कि विनिमय दर, उसके बाद ये सारी टॉपिक लिख लीजिएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पेज से आप हेडिंग दीजिएगा परिचय, और फिर उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि विनिमय दर आखिर में होता क्या है, और यहाँ पे जानेंगे कि विनिमय दर क्या है। साथियों, नाम में इसका इंग्लिश अर्थ है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक्सचेंज, यहाँ पे सब देख रहे हो, एक्सचेंज 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 का मतलब क्या है कि अदला बदली, या किसी भी एक चीज, जैसे हम इसके बदले हम ये खरीद लिए, या इसके बदले ये खरीद लिए, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसको हम रुपए के मूल्य में समझेंगे कि एक्सचेंज रेट आखिर में होता क्या है। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों, अब हेडिंग दीजिए पहले, विनिमय दर का परिचय। आप हेडिंग दीजिए परिचय क्या है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, और मेरे साथ साथ देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। सबसे पहले हेडिंग देते हैं परिचय, कि विनिमय दर आखिर में है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसे आप एक चीज देखिएगा कि जैसे रुपया है, रुपया, अब मान के चलते हैं कि $1 बराबर अभी क्या है, $1 बराबर, मान के चलते हैं एग्जाम्पल में कि 80 रुपया है, $1 बराबर 80 रुपया है। तो डॉलर का $1 बराबर 80 रुपया है, इसका मतलब है कि किसी भी देश की जो मुद्रा है, किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले, किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा की जो कीमत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले, जैसे कोई भी देश है, उसकी $1 के बदले हमारे देश की कितनी मुद्रा मिल सकती है, हमारे देश की कितनी रुपया मिल सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसका एक्सचेंज रेट। जैसे कोई बंदा वहां से आया, $1 हमको दिया और बोला इसको रुपए में बदल के दो, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है, डॉलर को रुपए में एक्सचेंज कर रहा है। कोई नेपाली करेंसी लेके, नेपाल में तो रुपया ही चलता है, जैसे और भी कहीं हर देश की करेंसी होती है अलग अलग, जैसे नेपाली करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी, या ब्रिटेन की पाउंड है, चीन की रेनमिनबी, कोई भी अपने देश की करेंसी लेके आया और उसको रुपए में चेंज करा रहा है, तो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो एक्सचेंज रेट अगर हम एक व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करें, तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है यही कि किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले, लिख लेना, किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले, किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले प्राप्त घरेलू मुद्रा को हम क्या कहते हैं, उसका एक्सचेंज रेट, उसका विनिमय दर कहते हैं। किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की जो
किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा की जो कीमत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे $1 बराबर 80 रुपया है, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। मान लेते हैं कि एक पाउंड है, जैसे ब्रिटेन का पाउंड है, एक पाउंड बराबर मान लेते हैं 55 रुपया है, तो एक पाउंड की कीमत कितने है, 55 रुपया के बराबर है, तो इसका एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 55 रुपया। ठीक है, इसका एक्सचेंज रेट कितना है, 55 रुपया। तो इस तरीके से हम किसी भी देश का एक्सचेंज रेट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है साथियों किसी भी देश की इकाई मुद्रा के बदले घरेलू मुद्रा की कीमत को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। यहीं पे एक महाशय थे साथियों, क्राउथर, यहीं पे ध्यान देना, एक महाशय थे क्राउथर। क्राउथर ने भी इसको परिभाषा को क्या किया है, क्राउथर ने भी इसकी परिभाषा को डिफाइन करने की कोशिश की है। क्राउथर ने भी यही चीज बताया है कि किसी भी देश की मुद्रा के बदले अपने घरेलू देश की मुद्रा की जो भी कीमत होगी उसको जो भी अदला बदली जिस कीमत पे करेंगे, किसी भी देश की मुद्रा को अपने घरेलू मुद्रा पे जितने रुपए पे हम उसकी अदला बदली करेंगे वो उस मुद्रा की क्या होगी, एक्सचेंज रेट होगी, उस मुद्रा की क्या होगी, विनिमय दर होगी। अगर हम $1 बराबर 80 रुपया पे इसको अदला बदली कर रहे हैं तो डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट कितनी है, 80 के बराबर है। ध्यान देना, समझना। विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर का एक सिंपल सा अर्थ है किसी भी देश की मुद्रा को अपने घरेलू मुद्रा में जो कन्वर्ट करते हैं, जो उसकी अदला बदली करते हैं, वो किस रेट पे करते हैं, वो जो रेट होता है उसको हम उस रेट को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहते हैं। तो ये चीज हो गई विनिमय दर। $1 बराबर 80 रुपया है तो डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है, 80 के बराबर है। एक रेनमिनबी बराबर अगर 50 रुपया है तो रेनमिनबी का एक्सचेंज रेट कितना है, 50 के बराबर है। अगर एक पाउंड बराबर अगर 55 है तो पाउंड का एक्सचेंज रेट कितना है, 55 के बराबर है। तो ये हो गई एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है, एक्सचेंज रेट का मतलब है कोई भी देश की मुद्रा है उसको अपने देश की घरेलू मुद्रा में अदला बदली कर रहे हैं, और जिस रेट पे अदला बदली करेंगे वो रेट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, परिचय हो गया। यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि एक्सचेंज रेट आखिर में होता क्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक्सचेंज रेट डॉलर बराबर 80 रुपया, ये चीजें समझ में आ गई। ये यहाँ पे आप अच्छे से देख लिए। अब हम नेक्स्ट इसकी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रकार क्या होता है, इसका प्रकार कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हेडिंग देना। अब नेक्स्ट प्रकार, परिभाषा इसकी लिख लेना और एग्जाम्पल लिख लेना। ये चीजें लिखने के बाद अब हेडिंग देना प्रकार, और प्रकार में हम देखते हैं कि इसके कितने कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम 3 चीजों पे चलेंगे। एक तो होता है नीर, एक होता है NER और एक होता है RER। ठीक है, इसको हम देखते चलते हैं एक एक लाइन में, और फिर उसके बाद हम आपको फिर एक और प्रकार बताने की कोशिश करेंगे। देखो, नीर का मतलब होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसको लिख लेना एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये नॉमिनल, ये भी नॉमिनल होगा। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये हो जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये तीनों की परिभाषा हो गई। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये इसकी परिभाषा है। ये मतलब इसका ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है नीर का और रियर का। ये अब कहोगे सर ये होता क्या है, ये भी तो हमको बताते चलो ना। तो ध्यान से समझना कि होता क्या है। देखना, नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट का मतलब समझ गए कि कोई भी देश की करेंसी है उसको अपने देश की करेंसी में अदला बदली जिस रेट पे करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट साथियों कुछ नहीं होता। नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है कि चालू कीमत पर जैसे चालू कीमत पर एक देश की मुद्रा है, चालू कीमत पर एक देश की मुद्रा का घरेलू मुद्रा में जो भी रेट होगा, घरेलू मुद्रा में परिवर्तन, घरेलू मुद्रा में अदला बदली जिस रेट पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, अदला बदली जिस रेट पे होगा उसको हम क्या कह देंगे, अदला बदली जिस दर पे होगा उसको हम कौन सा दर कहेंगे, उसको हम कहेंगे NER। ठीक है, चालू कीमत पर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले एक देश की मुद्रा का, एक देश की कितना इकाई मुद्रा का मतलब एक $1 बराबर, जैसे $1 बराबर 80 रुपया है
तो उस तरीके से एक मुद्रा का, ध्यान देना, इसको लिख लेना पहले कि चालू कीमत पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चालू कीमत पर एक देश की इकाई मुद्रा का, ये इकाई मुद्रा होती है यहाँ पे, जैसे $1 बराबर 80 रुपया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे $1 बराबर है 80 रुपया, तो ये अगर चालू कीमत पर एक देश की इकाई मुद्रा के बराबर जिस रेट पे अदला बदली होगी, उसको हम क्या कहेंगे, NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यही आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये भी साथियों होता है चालू कीमत पर, ये भी चालू कीमत पर होती है, ये भी चालू कीमत पर ही होती है, लेकिन इस पे एक अंतर होता है कि इकाई मुद्रा का घरेलू मुद्रा में अदला बदली नहीं होता, किसी एक देश की इकाई मुद्रा का नहीं होता। चालू कीमत पर विभिन्न देशों की, मतलब विदेशी मुद्रा की, चालू कीमत पर विदेशी मुद्रा का औसत निकाल लेंगे। जैसे आपको समझाते हैं, ध्यान देना, चालू कीमत पर विदेशी मुद्रा का औसत निकालने के बाद उसकी जो अदला बदली जिस दर पे करेंगे, अदला बदली जिस दर पे करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, NER। ध्यान देना, जैसे देखना हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, देखो जैसे एक चीज समझना यहाँ पे, एक चीज समझना यहाँ पे क्या है कि $1 बराबर 80 रुपया लिखे, अगर ये चालू कीमत पर किसी देश की इकाई मुद्रा के बदले जिस रेट पे कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे कि ये NER है। ठीक, कहोगे सर अच्छी बात है, NER तो समझ में आ गया। NER क्या है, NER ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे विभिन्न देश की मुद्रा को देखते हैं, जैसे ध्यान देना, जैसे चीन की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, जापान की मुद्रा और ब्रिटेन की मुद्रा, इन सबकी मुद्राओं को एक बास्केट में लेके आएंगे और इनका औसत निकाल लेंगे। जैसे इसका मान लो 80 रुपया है, इसका 55 रुपया है, इसका 50 रुपया है, इसका 10 रुपया है, इसका 5 रुपया है, मान लेते हैं, और इन सबका एक औसत निकाल लेंगे। ठीक है, इन सबका एक औसत निकाल लेंगे, और वो जो औसत होती है वो अपने घरेलू रुपए में जो अदला बदली होगी उसको हम क्या कहेंगे, NER। नहीं समझ में आया, ये भी चालू कीमत पर ही होती है। ये विदेशी मुद्रा का क्या होता है, ये औसत होती है। यहाँ पे किसी एक देश की मुद्रा नहीं होती, यहाँ पे एक देश की इकाई मुद्रा, एक देश की इकाई मुद्रा, मतलब अमेरिका की है, एक देश की है, और इकाई मुद्रा मतलब डॉलर में है, तो क्या हो जाएगी वो NER। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विदेशी मुद्रा जो भी बहुत सारी मुद्राओं का जो औसत होगा, अगर उसको जिस दर पे अदला बदली करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, NER। तो ये हो गया NER। ठीक है, आई होप आप लोग NER और NER में अंतर समझ गए होंगे। तीसरा है साथियों RER, ये भी कुछ नहीं है, सेम यही चीज है, बस ये यहाँ जो चालू कीमत है ये यहाँ पे हो जाता है स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर। सेम लिख लेना कि स्थिर कीमत पर विदेशी मुद्राओं के जो औसत होता है, विदेशी मुद्राओं के औसत का जिस दर पे घरेलू मुद्रा में परिवर्तन होता है, अदला बदली होता है, उसको हम क्या कहते हैं, RER। यहाँ पे चालू कीमत होता है, यहाँ पे कौन सा कीमत होता है, स्थिर कीमत होता है। यहाँ पे भी चालू कीमत होता है, लेकिन यहाँ पे एक देश की इकाई मुद्रा को बदलते हैं, किसी भी एक देश की इकाई मुद्रा पे। यहाँ पे विभिन्न देशों की मतलब विदेशी मुद्रा का जो औसत निकालेंगे, उसको औसत को जिस दर पर अदला बदली करेंगे चालू कीमत पर, उसको हम NER कहते हैं। और RER जो होती है वो चालू कीमत पे ना होगी, वो स्थिर कीमत पे होती है। वो एक स्थिर कीमत पे जो दर निकालते हैं विदेशी मुद्राओं के औसत का, जो जिस दर पर अदला बदली करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, RER। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी। RBI साथियों अपनी जो आंतरिक नीति का निर्माण करती है, RBI वो इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के करती है। कौन कौन से, NER और RER को ध्यान में रख के, इन तीनों चीजों को, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के अपने जो है, जो मतलब रुपया है, रुपए के निर्धारण में इसका दोनों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो NER क्या है, NER क्या है और RER क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉमिनल इफेक्टिव रेट है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। ठीक है, समझ में आ गया ये तीन चीज। अब इसके हम अगले प्रकार पे देखते हैं, ये लिख लेना तीनों बना के, और तीनों की परिभाषा साथ में इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम एक अपना नेक्स्ट देखते चलते हैं, यहीं पे प्रकार में ही अगला हेडिंग देना। ये तो प्रकार हो गए कि हाँ चलो ठीक है, ये प्रकार तो है ये। अब और प्रकार क्या है, जो इंपॉर्टेंट प्रकार है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रकार है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि नीर क्या है, रीर क्या है, ये पूछ देगा, तो ये बता देना आपकी, हाँ नीर क्या होता है और रीर क्या होता है, बता देना सर हमको पता है, एक चालू कीमत पे होता है, एक औसत होता है, और एक इकाई मुद्रा के बदले में होता है। प्रकार में एक अगला प्रकार हम देखेंगे, मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, एक और तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया
ध्यान देना, एक होता है स्थिर विनिमय दर, एक क्या होता है स्थिर विनिमय दर, मतलब स्टेबल, या इसको हम कहते हैं स्टेबल, स्थिर, स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, स्थिर विनिमय दर जब होता है साथियों, स्थिर विनिमय दर क्या होता है, प्रकार में ही हमने नील समझा, NER, NER, RER को समझा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है। साथियों, स्थिर विनिमय दर का मतलब होता है कि जैसे $1 बराबर 80 रुपया है, $1 बराबर अगर 80 रुपया है, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये $1 पर 80 रुपया, ये बता कौन रहा है कि 80 है, कल को कहोगे 90 है, कल को कहोगे 100 है, ये बता कौन रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो क्या होती है कि अगर ये चीजें जो है निर्धारण, $1 बराबर 80 रुपए का निर्धारण अगर ये सरकार कर रही है, कौन कर रही है, अगर ये सरकार कर रही है, या किसी भी देश की जो है वित्तीय संस्थान, या जो भी उसके देश की केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में कौन है, RBI, अगर इसका निर्धारण ये दोनों कर रहे हैं, तो कौन सी विनिमय दर होगी, वो होगी स्थिर विनिमय दर। ध्यान देना, समझना मेरी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी भी करेंसी का, किसी भी मतलब कि किसी भी रुपए का, किसी भी करेंसी का अगर जो एक्सचेंज रेट है, किसी भी रुपए या करेंसी का अगर जो एक्सचेंज रेट है, मतलब जो विनिमय दर है, अगर उसका निर्धारण अगर सरकार या उस देश की केंद्रीय संस्था, उस देश की केंद्रीय वित्तीय संस्था, मतलब कि उस देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, जैसे हमारे देश में RBI है, अमेरिका में फेडरल बैंक है, अगर ये सब उसका निर्धारण कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि वहां पे कौन सी अपनाई जा रही है प्रकार, कौन सी व्यवस्था अपनाई जा रही है, वहां पे स्थिर विनिमय दर को अपनाई जा रही है। समझना मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं कि अगर $1 बराबर 80 रुपया इसका निर्धारण अगर सरकार कर रही है, $1 बराबर 80 रुपया अगर इसका निर्धारण RBI कर रही है, तो वहां पे कौन सी व्यवस्था है, वहां पे स्थिर विनिमय दर है। अगर कल को सरकार कह दे कि आज से $1 बराबर 90 रुपया हो गई, या $1 बराबर 100 रुपया हो गई, या $1 बराबर 70 रुपया हो गई, अगर ये निर्धारण कौन कर रहा है, अगर ये सरकार कर रही है, RBI कर रही है, तो ये कौन सी विनिमय दर है, वो स्थिर विनिमय दर है। पहली चीज समझ गए। इसी में एक दूसरा टाइप आता है, इसको लिख लेना कि अगर किसी भी देश की विनिमय दर का निर्धारण, किसी भी देश की मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण अगर वहां की सरकार या केंद्रीय संस्थानें, जैसे भारत में RBI, ब्रैकेट में करके लिखना, जैसे भारत में RBI करती है, तो वहां पे स्थिर विनिमय दर प्रणाली, उसको स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया स्थिर विनिमय दर प्रणाली। दूसरा है साथियों, देखो यहीं पे हम तीनों साथ में लिख देते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसमें क्या होती है, इसमें सरकार करती है, या तो उस देश की सरकार करेगी, या उस देश की केंद्रीय संस्थाएं, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय वित्तीय संस्था, जैसे हमारे देश में कौन है, केंद्रीय वित्तीय संस्था, जैसे हमारे देश में कौन करती है, RBI। अगर ये दोनों मिलके विनिमय दर का अगर निर्धारण कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्थिर विनिमय दर। दूसरा आता है साथियों, यहीं पे स्थिर विनिमय दर के बाद आता है, एक आता है फ्लेक्सिबल, तैरती या परिवर्तन तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर। कहोगे सर ये क्या है, ये भी बता दो। ध्यान देना, समझना, इसमें क्या होती है, देखना, स्थिर विनिमय दर में क्या होती है, ये होता है फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, उसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे जो विनिमय दर का निर्धारण होता है, देखो यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण कौन कर रहा था, सरकार कर रही थी, या उस देश की केंद्रीय संस्थाएं, केंद्रीय वित्तीय संस्थाएं कर रही थी। यहाँ पे जो विनिमय दर का निर्धारण होगा, वो बाजार करेगी। कौन करेगी, बाजार। यहाँ पे बाजार करेगी, यहाँ पे मांग और पूर्ति, मांग, रुपए की कितनी मांग हो रही है, रुपए की कितनी पूर्ति हो रही है, वो उस हिसाब से रुपए का मूल्य निर्धारण हो रहा है। मांग और पूर्ति अगर यहाँ पे उस चीज का निर्धारण कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है, वहां पे तैरती परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था है। अगर किसी भी देश की मुद्रा का जो विनिमय दर होता है, एक्सचेंज रेट होता है, अगर वहां की बाजारें कर रही है, जैसे $1 बराबर 80 रुपया है, वो ये देश की सरकार तय नहीं कर रही है, उस देश की बाजार, मांग और पूर्ति के आधार पे अगर उस देश की बाजार ही निर्धारण कर रही है कि वहां पे कौन सी प्रकार की व्यवस्था है, तो उसको हम कहेंगे तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर। एक तीसरा होता है साथियों, तैरती या परिवर्तनशील के बाद एक होता है प्रबंधित, मैनेज्ड, प्रबंधित,
प्रबंधित विनिमय दर, इसको हम कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये क्या होता है? कहोगे सर ये क्या है, ये बता दो। इसमें तो सरकार और आरबीआई कर रहे हैं, यहाँ पे बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर कर रही है। प्रबंधित विनिमय दर क्या है? इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे किसी भी देश की मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट होता है, विनिमय दर होता है, यहाँ पे बाजार तो करती है, यहाँ पे बाजार तो करती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो आरबीआई या सरकार हस्तक्षेप भी करती है। जैसे अगर किसी भी देश का, जैसे $1 बराबर अगर 80 रुपए है, समझना ध्यान से, $1 बराबर 80 रुपए है, वैसे इसको फ्री छोड़ दिया गया है कि बाजार में निर्धारण करे, बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर इसका निर्धारण करे कि 80 होगा कि 82 होगा कि 70 होगा, जो भी होगा इसका निर्धारण करे। लेकिन अगर अगर आरबीआई या सरकार को लगती है कि ये जो है मैनेज करना है, ये जो है अपने हाथ से निकल रही है या रुपए की मूल्य बहुत तेजी से गिर रही है, तो इसमें हस्तक्षेप कौन कर सकती है? इसमें आरबीआई या सरकार हस्तक्षेप भी करती है। बाजार तो करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर, लिख लेना कि यहाँ पे जो है विनिमय दर का निर्धारण बाजार करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक मतलब कि आरबीआई या सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई या सरकार भी क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप क्या होती है? करती है। समझना मेरी बात। सबसे पहले आता है स्थिर विनिमय दर। एक बार फिर से देखना, प्रकार में विनिमय दर के प्रकार में ही चल रहे हैं। देखना मेरी बात, ध्यान समझना कि स्थिर विनिमय दर का मतलब होता है कि जहां पे विनिमय दर का निर्धारण सरकार करे और वहां की केंद्रीय बैंक करे। ये अगर दोनों मिलकर अगर किसी भी देश की विनिमय दर का निर्धारण कर रहे हैं तो वो कौन सी हो गई? स्टेबल विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, पहली बात। दूसरी बात आती है तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर, फ्लेक्सिबल। ये जो बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर किसी देश की मुद्रा का अगर विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है तो उसको हम कहेंगे तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर। तीसरा आता है प्रबंधित विनिमय दर। प्रबंधित विनिमय दर में क्या होता है? प्रबंधित का मतलब मैनेज्ड, जो मैनेज्ड किया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई और सरकार के द्वारा। वैसे तो बाजार करेगी इसमें, जहां पे इसमें लिखना कि अगर किसी भी देश की मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण बाजार करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे केंद्रीय बैंक और सरकार हस्तक्षेप करके उसकी निर्धारण करे, तो हम उसको कौन से विनिमय दर कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रबंधित विनिमय दर। ये यहाँ पे होती है। ठीक है, तो स्थिर विनिमय दर, तैरती विनिमय दर और प्रबंधित विनिमय दर, इन तीनों में अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बचता है साथियों, एक होता है उदारीकृत विनिमय दर। ठीक है, ये अक्सर देशों में नहीं पाया जाता, लेकिन भारत जैसे देशों में एक समय इसको अपनाया जा रहा था। क्या है? उदारीकृत, हेडिंग देना, उदारीकृत, लिबरलाइज्ड, उदारीकृत विनिमय दर। उदारीकृत का मतलब लिबरलाइज्ड, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट, इसको हम कहते हैं उदारीकृत विनिमय दर। उदारीकृत विनिमय दर में क्या होता है? अब इसको ध्यान से समझना। एक समय साथियों इसको अपनाया जाता था भारत देश में। अभी भारत देश में अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना कि भारत में अभी प्रबंधित विनिमय दर को अपनाया जाता था। अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि भारत में भारत में विनिमय दर प्रणाली क्या है, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि भारत में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई। अभी ये समझना कि उदारीकृत विनिमय दर क्या होता है, लिबरलाइज्ड में क्या होता है साथियों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। लिबरलाइज्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि $1 बराबर है 80 रुपया। ठीक है, $1 बराबर 80 रुपया है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिबरलाइज्ड विनिमय दर में क्या होता है कि कुछ चीज मतलब कि कुछ जो है, जैसे 80 रुपया है, यहाँ पे थोड़े बहुत चीजों का निर्धारण, मतलब थोड़े करेंसी का निर्धारण कुछ बाजार करेगी और कुछ जो है मुद्रा का निर्धारण कौन करेगा? वो सरकार और आरबीआई करेगी। जैसे समझना ध्यान से, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि उदारीकृत विनिमय दर में क्या होगा कि कुछ जो है मुद्रा का निर्धारण, कुछ जो है मुद्रा का एक्सचेंज रेट कौन करेगा? बाजार करेगा। और जो कुछ जो है वो कौन करेगा? सरकार या आरबीआई करेगी। ठीक है, कहोगे सर ये क्या है? ये इसलिए अपनाया गया था साथियों कि जैसे ये ना हो कि पूर्ण रूप से बाजार ही कर रही है। जैसे $1 बराबर 80 रुपया है, तो $1 बराबर 80 रुपया में हम कहेंगे कि 50 रुपए तक का निर्धारण तो कौन करेगी? बाजार। लेकिन बाकी हम 30 रुपए तक का निर्धारण हम करेंगे, वो आरबीआई
या सरकार करेगी। ठीक है, एक तरह से ये प्रबंधित विनिमय दर ही है, प्रबंधित विनिमय दर में जरूरत पड़ने पे करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाजार और आरबीआई सरकार दोनों मिलके इस पे काम करते हैं। तो उदारीकृत विनिमय दर क्या होती है, लिबरलाइज्ड जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है कि कुछ मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट होता है वो बाजार करती है, और जो कुछ मुद्रा बचती है उसका जो है सरकार और आरबीआई मिलके, सरकार या आरबीआई दोनों मिलके क्या करते हैं, उसकी विनिमय दर एक्सचेंज रेट का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया हमारे मतलब कि विनिमय दर के प्रकार क्या क्या है। तो विनिमय दर के प्रकार क्या है, स्थिर विनिमय दर, प्रबंधित विनिमय दर, तैरती हुई या परिवर्तनशील विनिमय दर, और एक हो गया उदारीकृत विनिमय दर। ये हो गया प्रकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों कि भारत में कौन सी विनिमय दर को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में विनिमय दर की प्रणाली क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं। भारत में विनिमय दर की प्रणाली क्या है, हेडिंग देना भारत में विनिमय दर प्रणाली। पहले ये चारों चीजों लिख लेना कि ये चार इधर और तीन उधर। ठीक है, NER, NER, NER और RER। अब हम देखते हैं साथियों नेक्स्ट कि भारत में, हेडिंग देना भारत में विनिमय दर की प्रणाली कौन सी है। भारत में विनिमय दर प्रणाली, भारत में कौन सी विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे साथियों। देखो, भारत हमारा जो है 1947 में आजाद हो गया था। तो भारत जब आजाद हुआ था तो उस टाइम क्या था कि भारत जो है ब्रिटेन ब्रिटेन ने हमको छोड़ के गए थे, ब्रिटिश लोग हमको छोड़ के गए थे। तो उस टाइम हमारा जो रुपया था आजादी के समय, हमारा रुपया पाउंड से क्या था, वो संबद्ध था। आजादी के समय हमारा जो रुपया था, आजादी के समय जो हमारा रुपया था वो किससे संबद्ध था, वो पाउंड से, पाउंड स्टर्लिंग से क्या था, वो संबद्ध था। कहोगे सर ठीक है, ये अच्छी बात है। अब क्या होता है साथियों, 1900, देखो भारत में विनिमय दर प्रणाली आजादी के समय किससे संबंधित था, वो पाउंड और इससे संबंधित था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ साथियों, स्टार्टिंग में भारत ने क्या किया था, वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाता था। स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत आजादी तक, आजादी के समय कौन सी प्रणाली अपनाता था, स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर का मतलब क्या होता है, आप बताओ, स्थिर विनिमय दर का मतलब क्या होता है कि स्थिर विनिमय दर में क्या होगा कि $1 बराबर 80 होगा कि 90 होगा कि 70 होगा, इसका निर्धारण कौन करेगी, सरकार करेगी या तो आरबीआई करेगी। ठीक है, ये दोनों करेंगे। तो भारत में पहले आजादी के समय में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी, वहां पे स्थिर विनिमय दर की प्रणाली अपनाई जाती थी। कहोगे सर ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है साथियों, 1990 के दशक में क्या होता है, 1990 के दशक में भुगतान जो संतुलन होता है, भुगतान संतुलन में बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। भुगतान संतुलन में क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब समस्याएं पैदा हो जाती हैं, पैसा बचता नहीं है कुछ फॉरेक्स में अपने, तो इसलिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। 1991 में हम क्या करते हैं कि पॉलिसी लेके आते हैं उदारीकरण का। आपको हम समझाएंगे कि ये 1991 में कौन सा पॉलिसी लेके आया गया था। ये उदारीकरण एलपीजी पॉलिसी लेके आया गया था। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ाएंगे, घबराना मत। और यहीं से क्या हुआ साथियों, 1990 और 1991 के बाद से क्या हुआ कि हमारे देश में कुछ समय के लिए, जो आपको बताया था ना, कुछ समय के लिए क्या किया था, वो जो उदारीकरण वाला जो था, उदारीकरण वाला जो प्रबंधन प्रणाली था उसको अपनाया गया था। कौन सा, कि कुछ मुद्रा का निर्धारण जो है वो आरबीआई या बैंक करेंगे, अरे आरबीआई और सरकार करेगी, और कुछ का निर्धारण कौन करेगा, बाजार करेगा। तो कुछ समय के लिए उदारीकरण विनिमय दर को अपनाया गया, उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और फिर वर्तमान में साथियों क्या है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अभी क्या होती है, भारत में परिवर्तनशील, अगर अभी की बात करें तो भारत में अगर अभी कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो परिवर्तनशील या फ्लोटिंग, परिवर्तनशील या तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, अपनाई जाती है, प्रणाली अपनाई जाती है। तो तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली क्या है कि इसमें बाजार, इसमें क्या है, बाजार द्वारा, यहाँ पे बाजार द्वारा किसी भी मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई हस्तक्षेप करके उसका मूल्य का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आजादी के समय से लेके अभी तक क्या है, परिवर्तनशील। अभी अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में, आपके आ जाए कि वर्तमान में कौन सी प्रणाली, विनिमय दर की कौन सी प्रणाली भारत में अपनाई जाती है, तो आप कहना कि सर वर्तमान में अभी परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है, तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है।
अगर वो पूछ दिया कि तैरती विनिमय दर प्रणाली क्या है, तो आप एक लाइन में एग्जाम्पल मतलब उसको जवाब दे देना कि तैरती विनिमय दर प्रणाली होता है कि वहां पे विनिमय दर का निर्धारण कौन करेगा, मतलब $1 बराबर कितना रुपया होगा, इसका निर्धारण तो बाजार करेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर आरबीआई या सरकार को लगती है कि ये कंट्रोल के बाजार से बाहर है, अगर जरूरत पड़ी तो वो आरबीआई या सरकार इसमें हस्तक्षेप करके उसका निर्धारण क्या करती है, कर सकती है। तो ये हमारे भारत में विनिमय दर प्रणाली की क्या इतिहास है, हम आपको सारी चीजें एक एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं साथियों, हमारा अगला टॉपिक क्या था, देख के बताओ अगला टॉपिक क्या था। हम अगला टॉपिक था हमारा अवमूल्यन, अधिमूल्यन और मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि, ये चार चीजें हम समझते हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा मुद्रा की पूर्व परिवर्तनीयता और फिर उसके बाद फेरा फेमा देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं अवमूल्यन, अवमूल्यन, डी वैल्यूएशन। अवमूल्यन क्या होता है? अब एक चीज अवमूल्यन को समझने से पहले हम एक चीज सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं कि रुपए के मूल्य में वृद्धि कैसे होती है और रुपए के मूल्य में कमी कैसे होती है। ध्यान से समझना, $1 बराबर अगर 80 रुपया है, $1 बराबर अगर 80 रुपया है और ये क्या हो जाए, ये अगर 90 रुपया हो जाए, तो रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? अब आप बताओ, ध्यान से समझना। अगर $1 बराबर 80 रुपया है और ये $1 बराबर 90 रुपया हो जाए, तो रुपया क्या हुआ है, हमारा कमजोर हुआ है कि रुपया हमारा मजबूत हुआ है? पहले हम 80 रुपया खर्चा करके $1 लेके आते थे, अब हम 90 रुपया खर्चा करके $1 लेके आएंगे, तो हमारा रुपया क्या हुआ है, कमजोर हुआ है। लोगों को देखो लगता है ना कि 80 से बढ़ के 90 हो गया, मतलब कि रुपया क्या हो गया, रुपया हमारा बढ़ा है, रुपया हमारा मजबूत हुआ है। ये दिमाग में मत डालना, पहले हम 80 खर्चा करके $1 ले लेते थे, अब हम 90 रुपया देंगे $1 के लिए, तो हमारा रुपया के क्या हुआ है, रुपया हमारा कमजोर हुआ है, रुपया हमारा क्या हुआ है, गिरा हुआ है, रुपया हमारा गिरा है। ठीक है, रुपया हमारा कमजोर हुआ है, रुपये की परचेजिंग पावर मतलब कि जो उसकी क्रय शक्ति है उसकी क्या हुई है, कम हुई है। पहले हम 80 दे के लेके आते थे, अब हम 90 रुपया दे के लाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसको हम कहते हैं कि रुपए का क्या हुआ है, मूल्य वृद्धि की मूल्यह्रास। ये रुपए के मूल्य में क्या हुई है, इसके मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है। देखना, यहाँ से 80 से बढ़ के 90 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मूल्य में वृद्धि हो गई है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट वाली चीज है कि 80 से बढ़ के अगर 90 रुपया हो जाए, तो इसका मतलब है कि मूल्य में उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। पहले हम 80 दे के $1 खरीद के लेके आते थे, अब हम 90 रुपया दे के खरीद के लाएंगे, मतलब 10 रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। हमारा रुपया कमजोर हो गया है, हमारा रुपया गिर गया है, अब हमको 10 रुपया ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो जितना रुपया हमारा मजबूत होता जाएगा, जैसे $1 बराबर अगर 70 रुपया हो जाए, अगर $1 बराबर 70 रुपया हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा रुपया क्या है, हमारा रुपया क्या है, इसके मूल्य में क्या हुई है, इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। और हम इसको कहेंगे कि हमारा रुपया क्या हुआ है, हमारा रुपया मजबूत हुआ है। इसको हम कहेंगे हमारे रुपए में क्या हुई है, गिरावट आई है। ठीक है, अब अगर आप न्यूज़पेपर कहीं भी पढ़ना और उसमें अगर लिखे कि $1 बराबर कल 80 था और आज 82 हो गया, तो मतलब ये समझ लो कि रुपए का मूल्य क्या हो रहा है, रुपए का मूल्य गिर रहा है। हमारा रुपया क्या हो रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है, हमारे रुपए के मूल्य में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये मत देखना कि 80 से 82 हो गया तो इसका मतलब ये है कि रुपया हमारा मजबूत बढ़ गया, बढ़ना ही है, ये घटा है। क्यों घटा है, क्योंकि पहले आप 80 दे के $1 लेके आते थे, अब आप 82 रुपया दे के $1 पाओगे, 2 रुपया ज्यादा खर्चा करोगे, तो हमारा रुपए की जो मूल्य है वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर यही 80 से घट के अगर 78 हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे रुपए में क्या हुई है, हमारे रुपए में क्या हुई है, हमारा रुपया क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। हमारा रुपया क्या है, हमारा रुपया मजबूत हुआ है, हमारा रुपया में क्या हुई है, मूल्य वृद्धि हुई है। तो ये चीजें आप पहले नोट कर लो कि अगर 80 से 90 हो रहा है तो मूल्य में क्या हो रही है, कमी आ रही है, रुपए के मूल्य में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। रुपया हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कमजोर हो रहा है। ये लिख लो पहले, रुपया हमारा क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अगर यही अगर 80 से 70 हो जाए तो मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, रुपया हमारा मजबूत हुआ है और रुपए के मूल्य में क्या आई है, तेजी आई है। रुपए के मूल्य में क्या आई है, तेजी आई है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं और लगभग बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि सर 80 से तो 90 हो रहा है, तो मूल्य में कमी कहाँ हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है। नहीं, बढ़ नहीं रहा है बेटा। 80 से अगर 90 हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको 10 रुपया ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। पहले आप 80 खर्चा करके $1 पा जाते थे, अब आप 90 खर्चा करके पाओगे, तो आपके रुपए के मूल्य में क्या हो गई है, कमी आ गई है। और अगर 80 से 70 हो गया है, तो रुपए के मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक बात कहोगे सर, अच्छी बात है, समझ में आ गया।
अवमूल्यन क्या है अभी बता दो। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन देखना साथियों क्या होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है, आपने अभी पढ़ा कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली, पढ़ा है ना, स्टेबल वाला। स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर जो होती है साथियों, इसमें आपको हम बताएं कि यहाँ पे कौन कौन निर्धारण करता है विनिमय दर का, सरकार या तो आरबीआई। ये निर्धारण करती है यहाँ पे किसी भी देश के मुद्रा का एक्सचेंज रेट का। अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली में लिखना, अगर यहाँ पे लिखना एक लाइन में कि अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार और आरबीआई दोनों मिलके, या सरकार और आरबीआई के द्वारा, लिखना कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या आरबीआई के द्वारा अगर मुद्रा के मूल्य में क्या की जा रही है, मुद्रा के मूल्य में कमी की जा रही है। अवमूल्यन मतलब मुद्रा के मूल्य को गिराया जा रहा है, मुद्रा के मूल्य में क्या किया जा रहा है, मुद्रा के मूल्य में कमी की जा रही है, तुम उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। मुद्रा का मूल्य में कमी की जा रही है, रुपया का मूल्य गिराया जा रहा है, मतलब क्या है कि $1 पर जो 80 था उसको हम 90 कर दिए। ये सरकार के हाथ में होती है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में ये सरकार के हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है कि क्या कर दे, वो रुपए के मूल्य को क्या करे, कम या ज्यादा कर दे। अगर रुपए के मूल्य को अवमूल्यन में क्या होता है, अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब रुपए के मूल्य को जानबूझ के क्या किया जाता है, अगर सरकार या आरबीआई द्वारा अगर जानबूझकर, लिख लेना, अगर सरकार द्वारा स्थिर विनिमय दर प्रणाली में अगर सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में क्या की जाती है, मुद्रा के मूल्य में क्या की जाती है, कमी की जाती है। मुद्रा के मूल्य में कमी का मतलब जो 80 था उसको क्या कर दिए, उसको 90 कर दिए। $1 बराबर 90, $1 बराबर अब 90 रुपया हो गया। मुद्रा के मूल्य में अगर कमी की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन। समझना मेरी बात को ध्यान से, यहीं पे बहुत अच्छी, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीजें है, इसको समझना। कि कहोगे सर कि अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या होती है, यहाँ पे जानबूझ के किया जाता है। और जानबूझ के कहाँ किया जाएगा, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली होगी, स्थिर विनिमय दर प्रणाली होगी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है कि सरकार और आरबीआई के हाथ में होता है कि रुपए के मूल्य को कितना रखना है। अगर सरकार और आरबीआई जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में क्या कर रही है, कमी कर रही है, मतलब 80 से कड़ा कर दी, 90 कर दी, तो उसको हम कहेंगे कि रुपए का क्या हो गया, रुपए का अवमूल्यन हो गया। ठीक बात, कहोगे सर अच्छी बात है, लेकिन रुपए का अवमूल्यन कोई क्यों करेगा, ये भी बात है। तो रुपए का अवमूल्यन इसलिए करता है साथियों, रुपए का अवमूल्यन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर रुपए का हम अवमूल्यन करेंगे ना, तो हमारे देश में अधिक से अधिक पैसा आएगी। पूछोगे सर कैसे पैसा आएगी, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले ये लिख लो कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार और आरबीआई जानबूझ के मुद्रा के मूल्य में कमी करती है। और वहीं वहीं अगर अधिमूल्यन की बात करें, अधिमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब गिराना, और अधिमूल्यन के मतलब, अधिमूल्यन एक लाइन में नीचे लिख लेना कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में अगर सरकार और आरबीआई जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में क्या करते हैं, मुद्रा के मूल्य में कमी की जगह क्या करते हैं, कमी की जगह क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कमी की जगह क्या करते हैं, अगर हेडिंग देना अधिमूल्यन, अधिमूल्यन मतलब एप्रिसिएशन। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में अगर सरकार और आरबीआई के द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में अगर यहाँ पे क्या की जा रही है, अगर यहाँ पे वृद्धि की जा रही है, वृद्धि का मतलब 80 से क्या कर दिए, घटा के 70 कर दिए, मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि की जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि मुद्रा हमारी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की जा रही है, तो हम कहेंगे कि रुपया क्या हो रही है, अधिमूल्यन हो रहा है, रुपए, मुद्रा का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन है, रुपए के मूल्य में अगर वृद्धि की जाएगी तो रुपया हमारा क्या होगा, मजबूत होगा, रुपया हमारा तेज होगा। ठीक है, रुपया हमारा क्या होगी, मूल्य में वृद्धि होगी। और अगर वहीं जानबूझ के मूल्य में कमी की जा रही है तो अवमूल्यन होता है, और रुपए के मूल्य में क्या होती है, गिरावट होती है, और रुपया हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। अब ये चीजें लिख लो पहले, अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, डिवेल्युएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है। अवमूल्यन मतलब गिराना, रुपए के मूल्य को जानबूझ के गिराना, और अधिमूल्यन मतलब रुपए के मूल्य को जानबूझ के क्या करना, उठाना। और ये दोनों होती कहाँ है, ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली में ही होती है, क्योंकि वहां पे सरकार और आरबीआई मिलके रुपए को निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब एक चीज यहाँ पे फंसती है, आप कहोगे सर अवमूल्यन क्यों करेगा कोई देश, अवमूल्यन क्यों करेगा कोई देश। तो अवमूल्यन क्यों करेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। अवमूल्यन क्यों, अवमूल्यन क्यों, रुपए का या किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन कोई देश क्यों करता है। चाइना साथियों अक्सर अवमूल्यन अपने रुपए का करता रहता है, और चाइना और इसमें अमेरिका में इसीलिए मतभेद होता रहता है, इसीलिए युद्ध होता रहता है कि तुम अपने रुपए को बार बार अवमूल्यन क्यों कर रहे हो, रुपए के मूल्य में गिरावट क्यों कर रहे हो।
और जो भी देश आते हैं और अवमूल्यन करती है, वहां पे बहुत सारा पैसा आता है। कैसे आता है, ध्यान देना, समझना। जैसे अगर $1 बराबर 80 रुपए है, ठीक है, $1 बराबर 80 रुपए है, और इसको हम अवमूल्यन करके हम इसको 90 रुपया कर दें, ठीक है। अवमूल्यन का मतलब रुपए के मूल्य में गिरावट, रुपए के मूल्य में कमी। हम इसका अगर सरकार आरबीआई द्वारा $1 बराबर 90 रुपया कर दिया गया, ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है। अब इससे हमारे रुपए में, हमारे देश में पैसा कैसे आएगा? देखना, अगर कोई विदेशी निवेशक है, अगर कोई विदेशी निवेशक है, अगर कोई विदेश से आके भारत में अगर कोई कंपनी लगाना चाह रहा है, अगर विदेश से आके कोई अपने यहाँ पे कोई फैक्ट्री या उद्योग लगाना चाह रहा है, तो पहले वो आएगा $1 बराबर 80 रुपया पाएगा। जैसे अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आया और कहा कि हम भारत में एक कंपनी लगाएंगे, अगर वो भारत में कंपनी लगाने के उद्देश्य से आया, वो आएगा तो भारत में पहले पैसा लेके आएगा और भारत में पैसे को एक्सचेंज कराएगा। भारत में पैसा एक्सचेंज कराएगा ना। अब डॉलर में तो श्रमिकों को वेतन देगा नहीं, डॉलर में तो कोई मशीन खरीदेगा नहीं, डॉलर में तो पूंजी खरीदेगा नहीं, वो रुपए में खरीदेगा। तो पहले वो एक एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करने के क्रम में पहले वो $1 बराबर 80 रुपए पाता था, अब $1 बराबर 90 रुपए पाएगा, और 90 रुपए पाएगा तो 10 रुपया उसके जेब में ज्यादा है। अब वो ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्चा कर पाएगा, और ज्यादा ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को सुविधाएं दे पाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं, निवेशक जो होते हैं वो प्रोत्साहित होते हैं कि उस देश में क्या हुआ है, रुपए का मूल्य गिरा है, चलो चलते हैं वहां पे निवेश करते हैं। तो इसलिए निवेश क्या होता है, अधिक से अधिक होता है, क्योंकि पहले वो 80 रुपया ही पाता था। अगर कोई निवेशक आता था पहले तो 80 रुपया ही पाता था, अब वो 90 रुपया पाएगा, और 90 रुपया पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है ना यहाँ पे आके। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निवेशक क्या होंगे, ज्यादा आकर्षित होंगे। इन्वेस्टर, जो निवेशक होंगे वो आकर्षित होंगे अगर रुपए के मूल्य में अगर गिरावट आ रही है तो। कहोगे सर अच्छी बात है, और बताओ क्या होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो निर्यात है ना, निर्यातक जो होते हैं, जो निर्यातक होते हैं, जो जो अपने सामान को बाहर बेचते हैं, जो निर्यातक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। निर्यातक क्या होते हैं, प्रोत्साहित। कहोगे सर निर्यातक कैसे प्रोत्साहित होंगे, अब बताओ। तो ध्यान देना, समझना मेरी बात को। जैसे आप मान लेते हैं कि भारत की कोई कंपनी है, वो पानी का बाटल बना के विदेशों में बेच रही है, या पानी का बाटल अपना मैन्युफैक्चर कर रही है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये सब में अपना बेच रही है। तो वो क्या कर रही है, वो निर्यात कर रही है पानी के बाटल का। अब वो प्रोत्साहित कैसे होगा, वो इस सेंस से प्रोत्साहित होगा, जैसे मान लेते हैं कि $1 बराबर अगर 80 रुपए है, और एक बाटल पानी का मूल्य कितना है, एक बाटल पानी का मूल्य कितना है, 20 रुपया मान के चलते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई अगर विदेशी व्यक्ति है, वो $1 खर्चा करके कितना बाटल लेता था, 4 बाटल वो पा जाता था, 4 बाटल पा जाता था। वो $1 खर्चा किया और 4 बोतल पानी खरीद के लेके आ गया, क्योंकि एक बाटल का कीमत कितना है, 20 रुपया है, ठीक है, वो खरीद लिया $1 में 4 बाटल। अब क्या होगा, अगर मान लो रुपए का मूल्य क्या हो गया, गिरा के हम $1 बराबर 100 रुपया कर दें, $1 बराबर अगर 100 रुपया कर दें, अब क्या होगा, रुपए बाटल का कीमत तो 20 रुपया है। अब इसमें कितना होगा, अगर वो $1 अगर खर्चा करेगा तो वो कितना बाटल पाएगा, वो अब यहाँ पे कितना बाटल पाएगा, वो 5 बाटल पाएगा, ठीक है, ध्यान देना। पहले अगर कोई विदेशी व्यक्ति, अगर हम जैसे अपना पानी का बॉटल बना रहे हैं, जैसे मान लो भारत की कोई कंपनी है, मान लेते हैं बिस्लेरी है, बिस्लेरी पानी का बॉटल बना के अमेरिका में बेच रही है। अगर वो पहले अमेरिका में बेच रही थी, जब $1 पर 80 रुपया था, तो जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है वो इसको खरीदती थी, तो $1 दी और 4 बॉटल पानी खरीद लेती थी, तो 80 रुपया पाती थी। 80 रुपया ये लेता था, अपने जेब में रखता था, आ जाता था। ठीक बात, कहोगे सर अच्छी बात है। अब रुपए का मूल्य गिर के इसका विनिमय दर हो गया 100 रुपया। अब $1 बराबर 100 रुपया हो गया। रुपए के मूल्य को सरकार ने क्या किया, जानबूझ के क्या कर दिया, गिरा दिए। $1 बराबर 100 रुपया हो गया। हम वही गए बेचने के लिए, तो हमको क्या हुआ, अब $1 बराबर वो क्या कर रहा है, अब $1 बराबर 5, अब $1 बराबर 100 रुपया हो गया है। अब हमारे बाटल की कीमत कितनी है, 20 रुपया है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम 5 बाटल पानी बेच पाएंगे। ध्यान देना, समझना। $1 बराबर कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। अब पानी की बाटल की कीमत 20 रुपया है, ठीक है। अब हम अगर बेचने गए अपने पानी के बाटल को, तो 20 रुपए, देखना मेरी बात समझना, फिर से हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। पहले लिखो कि निवेशक क्या होंगे, यहाँ पे आकर्षित होंगे, निर्यातक क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। कैसे होंगे आपको समझाते हैं, फिर से आपको समझाते हैं एकदम अच्छे से एग्जाम्पल देके। आप घबराना मत, एकदम कहोगे सर मजा आ गया। देखो, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है यहाँ पे, वो पहले क्या करती थी, उसके एक बाटल पानी की कीमत कितनी थी, एक बाटल पानी की कीमत कितनी है, उसकी कितनी है, 20 रुपए है। और वो क्या करती थी, वो मार्केट में बेचती थी, और मतलब विदेशों में क्या करती थी, इसको निर्यात करती थी, 20 रुपए में उसको निर्यात करती थी।
अब अभी मान लेते हैं कि $1 बराबर 80 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब ये एक बॉटल पानी की कीमत 20 रुपया है, तो विदेशों में जो व्यक्ति रह रहा है वो $1 देगा और 4 बॉटल पानी क्या करेगा, खरीद लेगा। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब $1 बराबर रुपए का मूल्य गिर के हो गया 100 रुपया, ठीक है। एक बॉटल का पानी का कीमत हो गया अब 100 रुपया। अब क्या होगा साथियों, पहले वो जो व्यक्ति निर्यात करता था, जो पहले व्यक्ति निर्यात करता था, वो क्या करता था, 4 बॉटल पानी बेचता था और 80 रुपया पाता था। अब वो साथियों क्या करेगा, वो 4 बॉटल पानी बेचेगा और कितना रुपया पाएगा, 100 रुपया पाएगा। समझना मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले वो 4 बॉटल पानी बेचता था और 80 रुपया पाता था। 4 बॉटल पानी दिया 80 रुपया में, $1 लिया और आ गया। अब वो $1 बराबर, अगर वो 4 बॉटल पानी अब देगा ना, अब 4 बॉटल पानी अब देगा ना, तो अब अगर $1 लेगा तो $1 जब आके अपने यहाँ एक्सचेंज कराएगा तो अब 100 रुपया पाएगा। नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझना। पहले अगर कोई व्यक्ति 4 बॉटल पानी अगर दे रहा था विदेशों में, तो जैसे 4 मान लेते हैं कि 4 बॉटल पानी की कीमत $1 रुपया वहां पे निर्धारित है। अमेरिका में कोई भी कंपनी है वो $1 देगी और 4 बॉटल पानी ले लेगी। हो गया सर, अच्छी बात है। अब क्या हो गया, रुपए का मूल्य क्या हो गया, गिर गया। अब क्या करेगा कि अब $1 बराबर क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। अब वही 4 बॉटल पानी अगर हम बेच के यहाँ पे आएंगे और उसको एक्सचेंज कराएंगे अपने यहाँ लाके $1 को, हम क्या करेंगे, अब 100 रुपया पाएंगे। तो इससे जो होगा निर्यातक क्या होगा, प्रोत्साहित होगा कि अरे यार पहले 80 ही पाते थे, अब 20 रुपया हमको जेब में हमारे ज्यादा बच रहा है। तो वो और ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा प्रोत्साहित होगा उसको उस उत्पादन करने के लिए। और इससे हमारी जो जैसे एक बॉटल पानी की कीमत 20 रुपया थी, ये 100 रुपया हो गया। तो विदेशी जो देशों हैं, विदेशी जो देश है, वहां पे हमारी जो वस्तु है वो कैसी प्रतीत होगी, वो अब सस्ती प्रतीत होगी, क्योंकि अब 100 रुपया में 4 बॉटल की जगह कितना हो गया, 5 बॉटल मिलने लगेगा। तो इसलिए हमारा देश का जो हमारे देश का जो निर्यात होगा वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। हमारे देश का जो निर्यात होगा वो सस्ता होगा। और हमारे देश का अगर निर्यात सस्ता होगा और यहाँ पे जो निर्यातक होंगे वो प्रोत्साहित होंगे और अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और अधिक से अधिक विदेशों में क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। और इसीलिए साथियों चाइना क्या करता है, इसीलिए रुपए का अपने बार बार अवमूल्यन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। वो इसलिए ही करता है कि उसके रुपए में कमी आए, हमारे जो उसके जो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निर्यात ही करता है ना साथियों, वो आयात कम करता है और सामान ज्यादा बेचता है चाइना। अगर चाइना निर्यात अगर ज्यादा कर रहा है तो अपने रुपए का अवमूल्यन कर देगा, तो इससे उसका निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और जब निर्यात सस्ता होगा और निर्यातक क्या होंगे, जो सामान बेच रहे हैं वो प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा सामान पैदा करेंगे और ज्यादा सामान उत्पादन करेंगे, इसलिए उसके देश में क्या होगी, बहुत सारी पैसे आएगी। तो अवमूल्यन क्या होती है, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार और आरबीआई के द्वारा जानबूझकर अगर रुपए के मूल्य में कमी की जा रही है तो अवमूल्यन, और रुपए के मूल्य में अगर वृद्धि की जा रही है तो क्या हो गया, अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन और अधिमूल्यन ये दोनों चीजें आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। ये हो गई अवमूल्यन और अधिमूल्यन, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये चीजें होती है, आप इसको समझते चलना, ठीक है। भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया, भारत में रुपए के मूल्य में कितनी बार अवमूल्यन किया गया, तो अभी यहीं पे एक नोट बना के लिख लेना कि भारत में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, भारत में साथियों अभी तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। अवमूल्यन मतलब जानबूझकर रुपए के मूल्य को क्या किया गया, गिराया गया। 3 बार अभी तक क्या किया गया है, अवमूल्यन किया गया है। कहोगे सर कब कब किया गया है। एक तो साथियों जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद में 1949 में उसको क्या करना था, पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए उसको पैसे की कमी पड़ रही थी। तो इसलिए साथियों क्या किया कि 1949 में क्या किया, पहली बार किया, पहली बार 1949 में किया था। दूसरी बार साथियों 1962 का जो चाइना युद्ध हुआ था और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद साथियों भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। उसके बाद 1967 में जो एक बार रुपए की अवमूल्यन की गई थी, दूसरी बार, ठीक है। तो 1949 में पहली बार किया गया था, फिर 1967 में दूसरी बार किया गया था, और उसके बाद साथियों तीसरी बार कब किया गया था, तीसरी बार साथियों किया गया था, तीसरी बार साथियों, तीसरी बार जब 1991 में जब एलपीजी नीति अपनाई गई थी, जो सुधार नीति अपनाई गई थी, उसके बाद साथियों तीसरी बार जो है 1991 में इसके रुपए का अवमूल्यन किया गया था। क्योंकि जब जो आपको बताया था ना कि भारत में क्या हुआ था, 1990 के दशक में फॉरेक्स में बहुत कमी आ गई थी,
मतलब जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत तेजी से गिरने लगा था, हमारे पास पैसे नहीं बच रहे थे, तो इसलिए हमारे रुपए का अवमूल्यन किया गया कि बहुत ज्यादा हमारे देश में क्या है, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ पाए। हमने आपको बताया कि निवेशक आएंगे, निर्यात होगा, पैसा आएगा, तो इसलिए 1951 में कब की गई थी, तीसरी बार की गई थी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम यहाँ पे किया गया था, तीसरी बार, थर्ड टाइम। ठीक है, तो ये लिख लेना कि भारत में अभी तक 3 बार की गई है, एक पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए की गई थी। दूसरी बार कब किया गया था, 1962-63 का जो युद्ध हुआ था, भारत चाइना का 62 वाला, और उसके बाद 65 वाला जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में अकाल पड़ा था, इसलिए ये सब चीजें की गई थी। और 1991 में जब सुधार नीति अपनाई गई थी, आर्थिक सुधारकरण नीति जो अपनाई गई थी, एलपीजी, उसके समय भी थर्ड टाइम इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। कहोगे सर अच्छी बात है, 3 बार अवमूल्यन कर दिए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब बता दो हमको फटाफट कि मूल्यह्रास क्या होता है और मूल्य वृद्धि क्या होता है। कुछ नहीं होता। अब अगर आप ये चीजें समझ गए होंगे ना, तो आपको मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि समझने में कुछ नहीं रखा है। मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि। देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, वहां पे क्या था, अवमूल्यन अधिमूल्यन में क्या हुआ था, सरकार और आरबीआई जानबूझ के करती थी मूल्यों का, रुपए के मूल्य का क्या करती थी, कमी या ज्यादा करती थी, और वो कहाँ होता था, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। लेकिन अगर मूल्यह्रास का अगर शब्द आ जाए, तो मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास का मतलब रुपए के मूल्य में कमी, और मूल्य वृद्धि का मतलब रुपए के मूल्य में वृद्धि। रुपए के मूल्य वृद्धि का मतलब रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। अगर एक मान लेते हैं कि अगर एक कॉमन अगर लेके चले कि $1 बराबर क्या है, 80 रुपए है, ठीक है, मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होगा कि $1 बराबर कितना हो गया, 70 रुपए, तभी तो मूल्य वृद्धि हुआ ना इसका। और मूल्य ह्रास का मतलब कि $1 बराबर कितना हो गया, 90 रुपया, इसके मूल्य का क्या हो गया, ह्रास हो गया, मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। अब ये कैसे हो गई आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, ये मूल्य ह्रास हो गई, ये मूल्य वृद्धि हो गई। अब कहोगे सर ये होता क्या है, ये बता दो। ये होता कुछ नहीं है साथियों, जैसे अवमूल्यन अधिमूल्यन में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के तहत सरकार और आरबीआई के द्वारा मूल्य में जानबूझ के कमी की जाती थी, यहाँ पे जानबूझ के नहीं की जाती। जैसे आपको हम पढ़ाए थे तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली या परिवर्तनशील, यहाँ पे क्या होगा कि परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के तहत, परिवर्तन, ये क्या कौन सी प्रणाली है, परिवर्तनशील या तैरती विनिमय दर प्रणाली। इसमें क्या होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा या मांग और पूर्ति के द्वारा रुपए के मूल्य का क्या होगा, रुपए के मूल्य का विनिमय दर निर्धारित होता है तैरती एक्सचेंज रेट के तहत। अगर परिवर्तनशील या तैरती एक्सचेंज रेट के तहत अपने से मतलब कि अपने आप मतलब कि बाजार की शक्तियों द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा अपने आप अगर रुपए के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो वो मूल्य वृद्धि। अपने आप अगर रुपए के मूल्य में क्या हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो गई, मूल्य वृद्धि। और अगर रुपए के मूल्य में अगर कमी हो रही है तो क्या हो गई, मूल्य ह्रास। ठीक है, ये चीजें हो गई। वहां पे क्या था कि वहां पे जानबूझ के सरकार और आरबीआई के द्वारा क्या कर दी जाती थी, कमी की जाती थी। यहाँ पे परिवर्तनशील में क्या होगा, अपने आप किसके द्वारा, बाजार के शक्तियों के द्वारा, बाजार के शक्तियों के द्वारा मतलब कि मांग और पूर्ति के द्वारा, बाजार की शक्तियों के द्वारा। अगर अपने आप बाजार की शक्तियों के द्वारा अगर रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, रुपए के मूल्य वृद्धि का मतलब कि $1 बराबर क्या हो गया, 70 रुपया हो गया, तो रुपए के मूल्य में वृद्धि हो गई। और रुपए के मूल्य में ह्रास का मतलब $1 बराबर 90 रुपया हो गया, तो रुपए के मूल्य में कमी हो गई, तो इसको कहते हैं मूल्य ह्रास। तो ये मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि क्या होगा, ये आप एक लाइन में समझ के लिख लीजिएगा कि मूल्य वृद्धि क्या होता है और मूल्य ह्रास क्या होता है। ये चीजें समझ में आ गई, हो गए सर, ये भी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और अपने आखिरी के थोड़ा सा पहले, रुपए की या किसी भी देश की मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता के संबंधित क्या क्या मामला है, क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा की क्या पूर्ण परिवर्तनीयता, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना समझ साथियों, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब इतना ही है कि किसी भी देश की मुद्रा को किसी भी देश की मुद्रा में आसानी से परिवर्तित किया जा सके। पूर्ण रूप से क्या हो, वो परिवर्तनीय हो, पूर्ण रूप से क्या हो, वो
मैनेज मतलब कि पूर्ण रूप से क्या हो, वो एक्सचेंज हो, पूर्ण रूप से क्या हो, वो फ्लेक्सिबल हो, पूर्ण रूप से एक दूसरे में क्या अदला बदली की जा सके। तो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि किसी भी देश की मुद्रा का, किसी भी देश की मुद्रा का घरेलू मुद्रा में, किसी भी देश की मुद्रा का, किसी भी देश की मुद्रा का घरेलू मुद्रा में आसानी से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, और उसमें किसी का भी दबाव या हस्तक्षेप ना हो, आसानी से। कोई आया व्यक्ति 10 रुपए $10 लेके आया और बाजार में जो भी रेट चल रहा है, जैसे मान लेते हैं $1 पर 80 रुपया है, वो $10 लेके आया, वो 800 लिया, वो निकल गया, खत्म बात। हमको अगर जाना है, हम यहाँ से 800 रुपया लेके गए, वहां पे $10 लिए, खत्म बात। इसमें हमको किसी से पूछना पाछना, दबाव, कुछ भी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं हो। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी देश की मुद्रा का घरेलू मुद्रा में, या घरेलू मुद्रा का किसमें, विदेशी मुद्रा में, या घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा में अगर आसानी से अगर परिवर्तन हो रहा है, आसानी से परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आसानी से परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का इतना ही मतलब होता है कि मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता ये हो गई। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि बाजार दर पे प्रचलित जो भी एक्सचेंज रेट है, बाजार दर पर प्रचलित जो भी एक्सचेंज रेट है, उसके आधार पे क्या करे, मुद्रा को एक्सचेंज कर ले। बाजार दर पर प्रचलित एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर है, उसके आधार पे मुद्रा को परिवर्तन कर ले। ऐसा नहीं है कि हम जाके पूछे सरकार से कि सरकार हम जा रहे हैं यार, हम अमेरिका में निवेश करने जा रहे हैं, अब बताओ कि हमको 100 रुपया है, हमको कितना डॉलर दोगे। ऐसा नहीं। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि बाजार दर पे जो भी प्रचलित है, अब जैसे $1 पर 80 रुपया है, 800 रुपया लेके जाओ, एक्सचेंज करो, $10 लो और जाओ अपना विदेश में निवेश कर लो, खत्म बात। तो बाजार दर पर प्रचलित जो भी एक्सचेंज रेट है, इसके आधार पे किसी भी देश की मुद्रा का घरेलू मुद्रा में या घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में जो भी आसानी से परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। इसमें किसी भी सरकार का, किसी भी केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ध्यान से समझना। इसमें किसी भी चीज का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार दर पे जो भी प्रचलित रेट है, उसमें आसानी से कर लो, खत्म बात। तो ये हो गई मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब है कि अगर अमेरिका में मान लेते हैं कि एलोन मस्क साहब को यहाँ पे पैसा निवेश करना है, तो एलोन मस्क साहब यहाँ पे आए, मान लेते हैं $1,800 लेके आए, $1,000 या $800 लेके आए, और यहाँ पे $1 बराबर 80 रुपया है। 80 मतलब $1,000, $80, $800 लेके आए, मान लेते हैं ये $800 लेके आए, हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे और उनको 100 80 $800 है, $1,000 मान लेते हैं, $800 है, तो 800 गुड़े 80 करेंगे, उनको 6400 रुपया या 64,000 रुपया उनको दे देंगे, कहेंगे जाओ अपना तुम निवेश करो। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। और वहीं अगर अंबानी जी, अडानी जी को अगर विदेशों में निवेश करना है, तो अंबानी अडानी जी को अगर विदेशों में निवेश करना है, अगर वो जाएं और आरबीआई के पास कहें कि भैया हमको पाकिस्तान में पैसा लगाना है, हमको पैसा बदल के दो, हमारे पास ले लो, 800 रुपया है, इसको हमको डॉलर में बदल के दो, तो क्या करेगा, 800 भागे 80 करेगा और उसको काट पीट के $10 दे देगा, कहेगा जाओ बेटा $10 लो और जाकर निवेश करो। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई तीन तेरा नहीं, बाजार में जो प्रचलित रेट है उसके आधार पर आसानी से परिवर्तित कर दो, तो क्या हो जाएगी, रुपए की या मुद्रा की क्या है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता है। ये हर देश के संदर्भ में होता है। हर देश में अगर किसी भी देश की मुद्रा का अगर ऐसे ही हो रहा है, घरेलू मुद्रा का, तो क्या है, रुपए मुद्रा का उसके क्या है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। कहोगे सर अच्छी बात है, अब बता दो कि इसका क्या मतलब क्या है। अब मतलब तो समझ में आ गया, अब इसका हमारे देश में क्या मतलब है, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या उपयोग है, ये बताओ। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है साथियों, हमने पिछले वीडियो में जब आपको भुगतान संतुलन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे दो प्रकार के खाता बताए थे, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। नहीं पढ़े हो तो भुगतान संतुलन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें दो प्रकार के खाता बताए हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि क्या हमारी मुद्रा जो है पूंजी खाता में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। पूंजी खाता में, जैसे पूंजी खाता का मतलब, पूंजी खाता का मतलब जो आपको हम कल बताए थे, ध्यान से जाकर देखना वहां पे, जैसे विदेशी निवेश हो गया, बाह्य विदेशी उधारी हो गया, और अन्य जमाएं जो भी हैं, इसमें क्या, जैसे कोई भी विदेशी निवेश करने यहाँ पे आया, तो क्या वो तो कहाँ जाएगा, वो पूंजी खाता में जाएगा। कोई भी एफडीआई के तहत अगर भारत में निवेश कर रहा है तो पूंजी खाता में जाएगा। तो क्या वो जो भी पैसा लेके आएगा, वो बाजार दर पे उसको बदल के पैसा ले सकता है। तो है, क्या मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है पूंजी खाता में, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और चालू खाता में क्या है, ये भी कभी कभी पूछ देता है।
तो आइए हम समझते हैं कि क्या चालू खाता में हमारी क्या पूंजी, हमारी जो चालू खाता में हमारी मुद्रा क्या पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पूंजी खाता के रूप में समझते हैं, पहले हम चालू खाता को समझ लेते हैं। चालू खाता मतलब आपको समझाए थे, समझ लेना। चालू खाता का मतलब होता है वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात और एक पक्षी हस्तांतरण, ये जो होती है वो चालू खाता में आती है। अगर इससे संबंधित अगर मुद्रा का लेन देन कर रहे हो तो वो क्या है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। पूर्ण रूप से ये क्या है, चालू खाता में पूर्ण रूप से क्या है, परिवर्तनीय है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्या चालू खाता में भारत की मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, आप मार देना हाँ है। तो चालू खाता में भारत की मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय का मतलब अगर वस्तुओं का आयात कर रहे हैं तो हमको सरकार से पूछने का मतलब नहीं है। जो भी बाजार दर पे जो भी उसका डॉलर का और रुपए का जो भी चल रहा है उसके अनुसार हम उसको बदल सकते हैं। तो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। कहोगे सर अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गया कि चालू खाता में है। अब हमको पूंजी खाता में बता दो कि क्या पूंजी खाता में है। तो हम कहेंगे कि पूंजी खाता में हमारे देश की जो करेंसी है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। अगर पूंजी खाता में आ जाए, चालू खाता में आ जाए, चालू खाता पूंजी खाता हमने डिटेल में भुगतान संतुलन पढ़ाया हुआ है, वहां से देख लेना। बाकी जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता में क्या हमारे देश की मुद्रा जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। तो अब कहना पूंजी खाता में हमारे देश की मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। ये कैसी है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। मतलब कुछ मुद्रा का आंशिक आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। अब कहोगे सर आंशिक रूप से परिवर्तनीय का मतलब क्या है। आंशिक रूप से परिवर्तनीय का मतलब ये है कि कुछ जो है बाजार के द्वारा निर्धारित होगा और कुछ जो है सरकार और आरबीआई के द्वारा निर्धारित होगा। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय का मतलब कि पूरा पैसा जो है बाजार दर पे इसका बदला अदला बदली हो जाएगा, बाजार दर पे अदला बदली हो जाएगा। चालू खाता में जो भी लेन देन होगा वहां पे जो रुपया है उसका अदला बदली बाजार दर पे हो जाएगा। और पूंजी खाता में जो पैसा आएगा जाएगा वो आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। आंशिक रूप से मतलब परिवर्तनीय का मतलब है कि कुछ जो है, कुछ मुद्रा का जो है, कुछ मुद्रा बाजार दर पे होगा और कुछ जो है वो सरकार और आरबीआई करेगी, सरकार या आरबीआई करेगी। कहोगे सर ठीक है, ये बात तो समझ में आया। तो अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दे कि पूंजी खाता और चालू खाता में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित अगर सवाल आ जाए तो आप बताना कि चालू खाता में हमारा रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। चालू खाता में क्या क्या आता है, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात और एक पक्षी हस्तांतरण। ठीक बात, कहोगे सर अच्छी बात है। अगर वही एग्जाम में आ जाए कि क्या पूंजी खाता में हमारे देश की जो रुपया है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, आप कहना सर नहीं पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, ये आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। मतलब कि कुछ मुद्रा को बाजार दर पे अदला बदली कर लेंगे और कुछ मुद्रा जो है वो आरबीआई और सरकार के द्वारा अदला बदली कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो अगर हम पूर्ण रूप से इसको अगर परिवर्तन ही कर दिए, अगर हम इसको पूर्ण रूप से परिवर्तन ही कर दिए तो अंबानी जी को पता चला कि यार यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं है, एक काम करते हैं सारा पैसा उठाओ और चलते हैं ब्रिटेन में या अमेरिका में निवास कर लेते हैं। तो अब अगर वो जाएंगे ना तो वो कहाँ जाएंगे, वो पूंजी खाता में, ये पूंजी खाता का मैटर है, चालू खाता का मैटर तो है नहीं, ये पूंजी खाता का मैटर है। वो पूंजी खाता का मैटर है तो यहाँ पे जाएंगे तो आरबीआई सरकार के पास जाएंगे और आरबीआई सरकार कहेगी कि बेटा जो तुम्हारा मूल्य है कुछ तो तुम बाजार दर पे ले जाओ, लेकिन कुछ जो है इसका हम लगाते हैं एक एक मतलब कि $1 बराबर ₹1। अब बताओ, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि बाजार अगर ये आरबीआई या सरकार क्या करेगी, उसके रुपए की कीमत को एकदम गिरा देगी। उसके रुपए की कीमत कहेगी कि तुम्हारा जो ₹100 है ना उसको हम ₹1 नहीं देंगे, या एक $1 बराबर ₹1000। अब बताओ, अब तुम ₹1000 दोगे तब हम $1 देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो हतोत्साहित होगा, वो जाने से डरेगा, वो जाना नहीं चाहेगा, वो जानता है कि अभी सरकार के पास जाएंगे हमारे रुपए की कीमत को लगा देगा, औने पौने भाव में लगा देगा, हमारे रुपए की कीमत को कुछ भी कर देगा। इसलिए सरकार अपने पास ये चीजें रखती है कि कोई हमारे देश से उद्योगपति या बड़े बड़े लोग भाग ना पाए। अगर वो भागना चाहेंगे तो जाएंगे चेंज कराने, अपने रुपए की डॉलर में बदलने जाएंगे और हमारा डॉलर क्या करेगा, सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करेगी, कहेगी बेटा इसका ₹1 $1 भी नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो कुछ तो बाजार के दर पे ले जाओगे लेकिन कुछ को हमको एकदम नहीं देंगे, अब बताओ क्या कर लोगे। तो इसलिए मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता पूंजी खाते पे अभी नहीं रखी गई है। चालू खाता में इसको पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया है
कि आप आराम से वस्तु और सेवाओं का निर्यात जो भी बाजार दर पे चल रहा है उसमें एक्सचेंज करके अपना करो, उसमें सरकार और आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहोगे सर अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया। अब हम एक चीज समझते हैं साथियों, अब हम लास्ट अपने टॉपिक समझते हैं, लास्ट समझते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति है। हेडिंग मतलब कि स्टार बना के लिख लेना कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति है। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से संबंधित, पूंजी खाता में जो परिवर्तनीयता से संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति है, इसका नाम है तारापोर समिति। कौन सी समिति? कौन सी समिति है? तारापोर समिति। तारापोर समिति। अगर पूछ लिया जाए कि तारापोर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो कह देना कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से संबंधित ये एक समिति है और इसको इसलिए गठन किया गया था कि ये विचार करे कि क्या पूंजी खाता को हम पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दें, कि पूंजी खाता में जो भी पैसा आ जा रहा है क्या इसको हम पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दें या इसको हम बाजार दर पे छोड़ दें कि जो भी मनमानी है बाजार दर पे जो भी है उससे करो। तो इससे संबंधित एक समिति बनाई गई थी। सबसे पहली जो समिति थी साथियों वो 1997-98 में बनाई गई थी। तारापुर समिति, ये दो बार गठन किया गया था, तारापुर समिति 1 और तारापुर समिति 2। तो जो तारापुर समिति जो 1 थी इसको गठन किया गया था साथियों, तारापुर समिति 1 का गठन 1997-98 में इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है साथियों 97 में सौंप दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 97 में सौंप दी और कहा, और क्या कहा, और कहा कि 97 से 2000 तक, 97 से 2000 के बीच में, 2000 के बीच में विभिन्न क्रम में, विभिन्न उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप अपना के पूंजी खाता में को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दो। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण इसको अपनाया नहीं गया और अभी भी आज भी स्थिति यही है कि हमारा जो पूंजी खाता है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों तारापुर समिति 2 बनाई गई। तारापुर समिति 2 का गठन हुआ था 2006 में और इन्होंने कहा कि 2006 में इसका गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2006 में ही अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने बताया कि 2006 से लेके 2012 तक विभिन्न स्टेप अपनाते हुए, विभिन्न क्रम में अपनाते हुए पूंजी खाता में भी रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दो। लेकिन वही है कि अमेरिका में सब प्राइम संकट आ गया। अमेरिका में सब प्राइम संकट आने की वजह से हमारे देश को लगा कि यार अभी हम पूंजी खाता में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय करेंगे ना तो बहुत ज्यादा डबल डिप्रिसिएशन हो जाएगा और डबल डिप्रिसिएशन होने की वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है चौपट हो जाएगी और इसलिए इसको अपनाया नहीं गया है। तो अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति ये है साथियों कि हमारी जो भारत की जो मुद्रा है, हमारे भारत की जो रुपया है, रुपया क्या है पूंजी खाता में तो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, चालू खाता में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है। चालू खाता में अगर वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, सेवाओं का आयात कर रहे हैं, सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं तो वहां पे तो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, वहां पे धूमधाम से परिवर्तनीय है। वहां पे आप जितना मन करे पैसा लेके आओ, अपना जितना मन करे पैसा लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार दर पे जो भी निर्धारित रेट है उसके आधार पर आप उसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन पूंजी खाता में जब बात करोगे तो अभी वर्तमान स्थिति में पूंजी खाता में जो तारापुर समिति की रिपोर्ट होने के बावजूद भी पूंजी खाता में अभी पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि जो 6 से 12 तक इन्होंने सेकंड में जो बताया था कि यहाँ पे जो है चीजें 2006 से 12 तक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको लागू कर दो। लेकिन अमेरिका में जो सब प्राइम संकट आ गया था उसकी वजह से डिप्रिसिएशन की वजह से ये चीजों को अपनाया नहीं गया है। अब हम साथियों एक नेक्स्ट अपने मुद्दे पे चलते हैं, नेक्स्ट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेरा और फेमा। फेरा क्या होता है और फेमा क्या होता है, डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको साथियों, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि फेरा फेमा होता क्या है। साथियों जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करने के लिए कि कितना मुद्रा आना चाहिए, किस रेट पे इसका विनिमय दर होना चाहिए, कितना मुद्रा हमारे देश से बाहर जाना चाहिए, इन सबको प्रबंधन करने के लिए एक संस्था की जरूरत हमारे देश को आन पड़ी। हमारे देश को लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इन सब चीजों को रेगुलेट करे, इन सब चीजों का निर्धारण करे कि विदेशी मुद्रा का कैसे मतलब समुचित उपयोग किया जा सके, विदेशी मुद्रा कितना आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, इन सब चीजों को संबंधित एक संस्था को बनाने की जरूरत समझ में आई। इसलिए हमने फेरा का गठन किया। फेरा का गठन साथियों, फेरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि भारत विदेशी, फॉरेन का मतलब क्या हो गया विदेशी, लिख लो विदेशी, विदेशी एक्सचेंज का मतलब विनिमय,
विदेशी विनिमय नियमन, रेगुलेटिंग का मतलब क्या हो जाए, नियमन, एक्ट का मतलब अधिनियम। ये कब लाया गया था साथियों, ये लाया गया था 1947 में, और 1947 में लाके इसका फेरा का गठन किया गया था। इसके तहत साथियों आरबीआई को इसका संरक्षक बनाया गया, किसका, आरबीआई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का क्या किया जाए, विदेशी मुद्रा जो विनियमन अधिनियम है, इसके तहत आरबीआई को इसका क्या किया गया, संरक्षक बना दिया गया कि अब विदेशी मुद्रा को अब संरक्षण करो, अब ये देखो कि कितने रुपए आएगी कितने रुपए जाएगी। तो कभी कभी ये चीजें पूछ लिया जाता है। वही फेमा क्या होती है, फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और एक्ट, मतलब विदेशी मुद्रा, यहाँ पे तो नियमन था, यहाँ पे मैनेज है, मैनेज का मतलब यहाँ पे विदेशी मुद्रा, विदेशी विनियमन, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी विनियमन, मैनेज का मतलब यहाँ पे प्रबंधन हो जाएगा, प्रबंधन, प्रबंधन अधिनियम। ये कहोगे सर कब लाया गया, तो ये लाया गया था साथियों, ये लाया गया था 1999 में, और इसको लागू जो है 2000 में कर दिया गया था, लागू जो है वो 2000 में कर दिया गया था। तो ध्यान से समझना कि पहले जो 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो विदेशी जो मुद्रा है उसको प्रबंधन करने के लिए फेरा को लाया गया था, विदेशी विनियमन मतलब कि विनिमय, विनिमय, विनियम नहीं, विनिमय, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम लाया गया था। इसके तहत आरबीआई को उसका संरक्षक बनाया गया। अब वहीं पे अगर इसको बदल के फेमा के तहत 2000 में इसको फेमा कर दिया गया। हमको देश को लगा कि नियंत्रण नहीं करना है, अब हमको मैनेज करना है, अब हमको उस पर क्या करना है, उसका प्रबंधन करना है। नियंत्रण किसी के देश पे मुद्रा पे नियंत्रण नहीं लेना है, हमको प्रबंधन करना है, इसलिए हम उसको मैनेज करेंगे, अब उसको प्रबंधन करेंगे। इसके तहत साथियों क्या किया गया कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो होता है, इसके तहत इसको और अधिक शक्तियां दी गई, और उसको कहा गया कि आप जो है इस पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई पैसे की धांधली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप इसके तहत उस पर छापा मार के उस पर कार्रवाई कर सकते हो। इसको और अधिक शक्तियां दी गई। इसमें बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, उसको सजा का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है, ये सब सारी चीजें हैं। उतना डीप में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हमारे देश में फेरा की जगह पे किसको लाया गया, तो आप बता देना फेरा की जगह पे फेमा को लाया गया, फेरा की जगह पे फेमा को लाया गया। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, ये हो गई फेमा। कब लाया गया था, 1999 में। इसको लागू कब किया गया, 2000 से एग्जाम में पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता। फेरा और फेमा से संबंधित इतना ही जानने की जरूरत थी। साथियों हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, आइए आपको एक डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि विनिमय दर क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, हमने वो जानने की कोशिश की कि विनिमय दर क्या होता है। किसी भी देश की मुद्रा को किसी भी घरेलू मुद्रा में जो अदला बदली होता है, परिवर्तन होता है, वो जिस दर पे होता है उसको हम कहते हैं विनिमय दर। ये हमने समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने उसके प्रकार को समझा। फिर हमने उसके बाद अवमूल्यन समझा। अवमूल्यन का मतलब रुपए के मूल्य में कमी, अधिमूल्यन मतलब रुपए के मूल्य में वृद्धि, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, फिर मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास, ये सारी चीजें हम समझाए। फिर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता पे आए, मुद्रा की पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है या नहीं, ये चीजें आपको समझाने की कोशिश की। तो मुद्रा अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, तो कहना चालू खाता में तो है, लेकिन पूंजी खाता में ये पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, ये आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। मतलब कुछ का तो होगा, लेकिन कुछ जो है आरबीआई और सरकार मिलकर करेंगे। और उसके बाद हमने फेरा और फेमा आपको समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों आप हमसे जुड़े रहें और हम एक नए नए चैप्टर पे चलते जाएंगे, और आपकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ है वो एक बहुत बड़ी नॉलेज पे, बड़े स्तर पे हम आपकी विकास कर देंगे। और एग्जाम में साथियों इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। आप मेरे साथ बने रहे, इसका लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।